गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं इस ऑनलाइन कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पार्ट 2। पहला भाग हमने देखा था कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। उसके बाद में उद्योगों का अलग अलग आधार पर हमने वर्गीकरण देखा था। ठीक है, तो अभी आज हम लोग देखेंगे प्रमुख जो है विनिर्माण उद्योग के जो उद्योग है उसमें देखेंगे प्रमुख उद्योग। तो प्यारे बच्चों, तो उद्योगों का प्रमुख रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, और लास्ट में है आपको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना व प्रौद्योगिकी उद्योग। इन 4 उद्योगों के बारे में हम लोग इस आगे के भाग में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले वस्त्र उद्योग। प्यारे बच्चों, वस्त्र उद्योग का योगदान या महत्व सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योगों का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में 14% योगदान है। प्राचीन काल से वस्त्र उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेजी नीतियों के कारण वो बाद में कमजोर हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद में फिर से वस्त्र उद्योग का महत्व बढ़ा और इसका औद्योगिक उत्पादन में, देखिए प्यारे से प्यारे बच्चों, ये औद्योगिक उत्पादन में मतलब देश में जितना भी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें 14% योगदान केवल वस्त्र उद्योग का है। यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। देखिए, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में लगभग 25% योगदान ये विदेशी मुद्रा वस्त्र उद्योग से प्राप्त होती है, इसलिए ये बहुत ही दूसरा कृषि के बाद महत्वपूर्ण उद्योग है। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% भागीदारी है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। मतलब बहुत सारे कच्चे माल पर प्रक्रिया करके बहुत अच्छे उत्पादन करने में ये परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद कैसे किया जाता है, एक छोटा सा डायग्राम है प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो कपास आता है, ठीक है, उससे रेशा तैयार किया जाता है, कच्चा रेशा। बाद में उसकी कताई की जाती है, उससे सूत बनाया जाता है। बाद में सूत से बुनाई किया जाता है। फिर बुनाई करने के बाद में उसके कपड़ा बनाया जाता है, उसको रंगाई कर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसके अलग अलग जो है क्या कहते हैं हम लोग, गारमेंट्स या वस्त्र बनाए जाते हैं और फिर उन्हें भेजा जाता है। ये एक, और जैसे जैसे उसको आगे प्रोसेस होगी वैसे वैसे उसका उत्पादन मूल्य बढ़ता जाएगा। कपास से अधिक मूल्य धागे का होगा, धागे से कपड़े का होगा। ठीक है, उसके बाद में सिले सिलाई कपड़े का अधिक होगा। इस प्रकार से उसकी उत्पाद मूल्य है बढ़ते जाता है। सूती वस्त्र उद्योग देखिए, इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे प्राचीन काल से। ठीक है, हथकरघा हाथ से चलाए वाला करघा होता है। 18वीं सदी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा है। जब इलेक्ट्रिक विद्युत करघे बने तो फिर उसका उपयोग अभी होने लगा है। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि इंग्लैंड से कारखानों द्वारा निर्मित माल भारत में आकर सस्ते दरों में बेचा जाता था और इसके कारण भारतीय कपड़ा उद्योगों का पतन हुआ या कमजोर होते चला गया। हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्र से स्पर्धा नहीं कर पाए उस समय। नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 सूती तथा कृत्रिम रेशे के कपड़ा मिले थी। इनमें 80% निजी क्षेत्र के, प्राइवेट सेक्टर के हैं, और शेष सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव और पब्लिक सेक्टर के हैं, जिनमें 4 से 10 हथकरघे ये इसका साइज होता है। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित क्यों थे? प्यारे बच्चों, शुरुआत में भारत में जो सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ सबसे पहले मुंबई में। वैसे देखा जाए तो 1818 में सबसे पहले, माफ कीजिए, 1918 में सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था और 1818 में, लेकिन वो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। लेकिन इसीलिए भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थापित हुआ था 1854 में। तो देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात, बाद में गुजरात में विकसित हो गया, दोनों प्रदेश आसपास ही है।
तो इसके कारण क्या है, वेरी सिंपल। तो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास इलाकों में जो है काली दक्कन की मिट्टी है, उसमें भारी मात्रा में कपास का उत्पादन होता है, मतलब कच्चे माल की उपलब्धता है, बाजार की उपलब्धता है भारी मात्रा में, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, उस समय वहाँ पर रेल थी, सड़क थे, पत्तनों की समीपता। प्यारे बच्चों, इस समय जो कपड़ा उद्योगों को लगने वाली मशीन थी वो यूरोप से, इंग्लैंड से आयात करनी पड़ती थी, और इसीलिए मुंबई एक पत्तन था, और इसके कारण पत्तन की समीपता होने के कारण यहाँ पर ये सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ। और प्यारे बच्चों, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, नमी जलवायु चाहिए, वहाँ समुद्र पास होने के कारण वहाँ उष्ण एवं आर्द्र जलवायु है, ताकि जो धागा होता है वो टूटता नहीं है कपड़ा बुनते समय। तो इसके कारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। अभी तो कहीं पर भी उद्योग स्थापित होकर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली हम लोग आर्द्रता निर्माण कर सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार लोगों को जीविका प्रदान करते हैं, मतलब रोजगार प्रदान करते हैं, कितने सारे लोग इस पर निर्भर है। कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वाले, गांठ मतलब जो गट्ठर बनाए जाते हैं जिनिंग में, आप लोग जानते हैं, कताई करने वालों, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वाले लाखों लोग को ये उद्योग जीविका या रोजगार प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री व इंजीनियरिंग उद्योगों की भी मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का भी विकास, मतलब सूती वस्त्र उद्योगों के लिए ये रसायन मतलब केमिकल्स भी चाहिए, स्टोर भी चाहिए और पैकिंग मटेरियल भी चाहिए, तो इसका निर्माण करने वाले उद्योगों का विकास होता है। मतलब सूती वस्त्रोद्योगों के कारण इन उद्योगों का विकास, तो यहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिलता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, सूत कताई का काम, लेकिन सूती, रेशम, जरी व कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रित है। मतलब कताई का काम मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन इससे जो कपड़ा बनाया जाता है या उसके ऊपर अलग अलग कारीगरी जो किया जाता है या उसके लिए जो डिजाइन की बनाई जाती है वो देश के पूरे भागों में फैली हुई है, वो परंपरागत तरीके से होते हैं। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। देखिए हमारे देश में जो कताई जो है यानी कि जो सूत बनता है वो बहुत ही अच्छे किस्म का है, विश्व स्तर का है, लेकिन जो कपड़े बुने जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर हथकरघों पर या विद्युत हथकरघों पर है अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, और इसीलिए क्वालिटी नहीं आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग, और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी न होने के कारण उच्च स्तरीय धागे का ये प्रयोग नहीं करते हैं, और इसलिए भारत में विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा जो उच्च स्तरीय धागे का निर्यात होता है। बुनाई का कार्य हथकरघे, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घर में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। देखिए प्यारे बच्चों, तो हाथ से बुनी खादी जो है ये कुटीर उद्योग में घरों में ही अपने साथ करते हैं, हथकरघों पर बनाए जाते हैं, जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसको बढ़ावा दिया जाए। भारत में विभिन्न क्षेत्रों का उत्पादन देखिए प्यारे बच्चों, कारखाने जो मिल है उसमें केवल अभी डायरेक्ट मैं 10-11 का आपको बताता हूँ, 3 जो मिलियन है वो उसका उत्पादन होता है। विद्युत करघे 84.1 जो है प्रतिशत, हथकरघे जो है 11.1%, और देखिए प्यारे बच्चों इसमें विद्युत करघे व हथकरघे ही में ही लगभग 85% जो है, मान लिया माफ कीजिए 95% जो है ये उत्पादन कपड़े का यहाँ होता है, वस्त्र का उत्पादन होता है। यानी कि अभी भी भारत में आधुनिक व मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जो मिल है, कारखाने हैं वस्त्र उद्योग के, नहीं के बराबर हम कह सकते हैं। लेकिन भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका व अफ्रीका के कुछ देशों को ये भारत से जो है सूत निर्यात होता है। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में स्थापित हुआ था। माफ कीजिए मैंने उस समय 1918 कहा था, तो वो 1818 है। 1818 में सबसे पहले कलकत्ता में पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, लेकिन वो शुरू होने से ही पहले बंद हुआ, इसलिए उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। तो भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग जो है मुंबई में 1854 में स्थापित हुआ था।
तकुओं की क्षमता के रूप, तकुआ मतलब तकलिया, जो धागा, इसमें एक विशिष्ट धागा उसको लपेटा जाता है, रूप में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इतनी सारी तकलियाँ यहाँ बनती है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है, मतलब 25% भाग है तकलियों में। लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह हिस्सा केवल 4%। देखिए प्यारे बच्चों, तकलियाँ निर्माण करने में, मुझे कपड़े बुनने के लिए जो धागा बनाया जाता है उसको जिस एक विशिष्ट आकार की एक चक्री में उसको लपेटा जाता है, दैट इज द तकलिया, तो उसमें दूसरा स्थान है। लेकिन वस्त्र उत्पादन में केवल 4% विश्व में योगदान है। तो ये इसका मतलब यही है कि हमारे जो है धागे जो है, इन धागों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी ने सूत कतने और खादी बुनने पर क्यों बल दिया था? देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अभी ऊपर हमने देखा था कि कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग में, घरों में कैसे लोगों को काम मिलता है, तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इसके ऊपर रोजगार मिलता है। इसीलिए इस पर बल देना चाहिए। स्वदेशी को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि ये कारखानों के खिलाफ थे महात्मा गांधी जी, तो इससे स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, लोग आत्मनिर्भर होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने में मदद मिलेगी। ये महात्मा गांधी के उद्देश्य थे और इसीलिए उनका ये कहना था। हमारे देश में विद्युत चलित करघों और हथकरघों द्वारा निर्मित दुमेज की अपेक्षा, दुमेज मतलब कपड़ा, कारखानों द्वारा निर्मित दुमेज को कम रखने क्यों आवश्यक है? देखिए प्यारे बच्चे, मतलब इनका कहना है कि अधिक से अधिक विद्युत चलित जो हथकरघे है और जो हाथ से चलाए गए हथकरघे है, इसी से ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए, हमें मिलों में नहीं करना चाहिए, इसको बरकरार रखना चाहिए। क्यों? वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें लाखों लोग लगे हैं। क्योंकि विद्युत चलित करघों, हथकरघों में कई सारी पारंपरिक बुनकरों का रोजगार मिला है तथा यह देश के सारे भागों में विकेंद्रित है और इस पर कई सारे लोगों की आजीविका निर्भर है और इसीलिए इसको चालू रखना चाहिए। सरकार ने इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, आर्थिक मदद करना चाहिए। धागे के उत्पादन की तुलना में वस्त्र के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कम क्यों है? देश में स्थित बुनाई, कताई और प्रकरण की जो इकाइयां हैं, देश में उत्पादित उच्च कोटि के धागे का पूरा उपयोग नहीं कर सकती है। अब पूरा उपयोग क्यों नहीं करती है? वेरी सिंपल, वो तकनीकी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। वस्त्र निर्माण करने वाले आधुनिक बड़े कारखाने संख्या में बहुत ही कम है, इसलिए अधिक मात्रा में इसका उपयोग नहीं होता है और अधिकतर उत्पादन छोटी इकाई द्वारा किया जाता है जो केवल स्थानीय मांग को पूरा करने के उद्देश्य करते हैं। जैसे हथकरघों और विद्युत जो चलित जो हथकरघे है, ये केवल स्थानीय मांग को पूरा करती है, वो विदेश से भेजने के उद्देश्य से नहीं करती है और वो वहाँ पर क्वालिटी कपड़ा भी नहीं बुना जाता है। इसलिए हम धागे की निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्रों को सुधारना क्यों आवश्यक है? भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात क्या होता है? धागा होता है, जबकि क्या होना चाहिए? कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि कपड़े से बहुत अधिक मात्रा में आय मिलती है। धागे का निर्यात का बहुत ही कम मूल्य मिलता है, मूल्य चाहिए, जैसे 85 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। लेकिन धागे की जगह अगर कपड़े को बेचा जाता है, एक पतलून को बेचा जाता है, तो अधिक मूल्य मिलता है, जैसे 800 रुपये। तो इसके कारण, क्योंकि इससे ज़्यादा फायदा होगा और इसीलिए हमें बने बनाए कपड़े या आधुनिक कपड़े बनाने के लिए हमें बुनाई क्षेत्रों को सुधारना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग की कुछ समस्याएं या चुनौतियां हैं। बुनाई के क्षेत्रों में नियमित व विद्युत का अभाव है। प्यारे बच्चों, विद्युत चलित कारखाने ज़्यादा है, मतलब हथकरघे ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग देखते हो कि 24 आवर्स बिजली उपलब्ध नहीं है, इसके कारण उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ये पहला है। तो अगर सुधार उपाय करना है तो इसी को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे कि 24 आवर बिजली और सस्ती बिजली उपलब्ध हो। बुनाई में आधुनिक एवं नई तकनीक के उपयोग की कमतरता है। अभी भी पारंपरिक हथकरघों से ही हम लोग केवल एक ही वहाँ इनोवेटिव हो गया है कि वो बिजली पर हम लोग चलाते हैं, तो इसकी कमतरता होने के कारण उत्पादन कम होता है या ब्रांडेड चीज़ें नहीं बनती या अच्छा कपड़ा नहीं बनता है। कम श्रमिक उत्पादकता मतलब क्या होता है कि श्रमिक जो है हथकरघों पर अधिक देर तक काम नहीं कर सकते, इसलिए प्रोडक्शन कम आता है। अगर वहीं बड़े कारखानों में मशीन से कपड़ा बनता है तो एक दिन में लाखों मीटर कपड़ा तैयार होता है, उतना कपड़ा हम लोग हाथ से हथकरघे में या इलेक्ट्रिक जो हथकरघे उसके ऊपर भी नहीं कर सकते। तो कम श्रमिक उत्पादकता, और ये इसमें ये नहीं है कि श्रमिकों की क्षमता नहीं है, श्रमिकों की क्षमता है, लेकिन वो उतना वो नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव है, मशीन का अभाव है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा ये एक बहुत बड़ी चुनौती है वर्तमान समय में। सूती वस्त्र उद्योग को आजकल जो है बहुत सारे ऐसे कृत्रिम वस्त्र निकले हैं जो नायलन, ठीक है,
एक्रेलिक से बने हुए वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही आकर्षक, मजबूत, टिकाऊ होते हैं सूती की तुलना में, जिसके कारण लोग, और सस्ते भी होते हैं क्योंकि वो मशीन से द्वारा बनाए जाते हैं, इसके कारण लोग उसको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं और इसलिए अपने आप सूती वस्त्र उद्योगों की मांग कम हो गई है। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, लेकिन सवाल वही है कि भारत में वस्त्र उद्योग के निर्माण के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक मिल, आधुनिक कारखाने स्थापित करके हम लोग, भारत में कई सारी संभावना है, क्योंकि हम उसके लिए लगने वाला जो उच्च स्तरीय कच्चा माल यानी कि धागा पर्याप्त मात्रा में हम यहाँ से निर्यात करते। अगर धागे को निर्यात करने की जगह अगर हम लोग कपड़े बनाकर बेचते तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, उसमें मजदूरों को, उन बुनकरों को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। तो ये प्रमुख केंद्र है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मैप आपके किताब में है। तो इसमें ऊनी वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रेशम उद्योग है। तो प्यारे बच्चों, जो भारत का जो मैनचेस्टर है आप लोग जानते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, अहमदाबाद, ये एक इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में पानीपत, गुड़गांव, ठीक है, ये जयपुर, बीकानेर, ठीक है। इसके बाद में इधर मुर्शिदाबाद, हावड़ा यानी कि कोलकाता, ये महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में देखिए वर्धा, आपका जलगांव, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई और सूरत भी बहुत बड़ा कपड़ा है। कर्नाटक में है बेलगाम, ठीक है, इधर चेन्नई, कर्नाटक में बेंगलुरु, कोलार, ये महत्वपूर्ण है। और मैसूर में भी मुख्य रूप से रेशम वस्त्र भारी मात्रा में बुने जाते हैं। कोयम्बतूर, मदुराई, सूती वस्त्र उद्योग की, ये मदुराई के भी बहुत ही फेमस है। तो ये प्रमुख जो है वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और रेशम उद्योग, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे पटसन उद्योग। तो भारत में पहला उद्योग जो है कोलकाता के निकट जो है रिसरा में 1859 में लगाया गया था। भारत पटसन तथा पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक है। 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी में स्थित है। तो हुगली नदी के किनारे पर एक सकरी पट्टी में लगभग उद्योग केंद्रित है। प्यारे बच्चों, इसके लिए जो है नई जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है पटसन के उत्पादन के, और इसीलिए वे गंगा के उसी डेल्टा मैदानी प्रदेशों में इसका उत्पादन लिया जाता है। आज़ादी के पहले जो है बहुत सारे उद्योग थे, लेकिन जो कच्चा माल का क्षेत्र है वो बांग्लादेश में यानी कि पूर्व पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। कारखाने हमारे देश में रह गए, इसलिए फिर पटसन उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता निर्माण हुई। अधिकतर पटसन उद्योग हुगली नदी के तट पर क्यों स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटसन क्षेत्रों की निकटता, वेरी सिंपल, यहाँ पर जो है पटसन क्षेत्र भारी मात्रा में उत्पादित होता है। सस्ता जल यहाँ उपलब्ध है, सड़क व रेल परिवहन का जाल है। पटसन को संसाधित करने में प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी और आपकी दामोदर नदी उपलब्ध है। पड़ोसी उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश के बड़े राज्यों से सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता है। कोलकाता जैसे बड़े नगरों से मिलने वाली सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, ये सेवाएं और जूट के सामान के निर्यात के लिए कोलकाता जैसा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह या पत्तन वहाँ है, और इसीलिए हुगली नदी के किनारे पर है ये पटसन उद्योग संकेंद्रित हुए हैं या ज़्यादा मात्रा में वहाँ बसे हुए हैं। पटसन उद्योगों का महत्व देखिए प्यारे बच्चों। पटसन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 3.7 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। जूट तथा मेस्टा भी एक जूट जैसा ही वनस्पति है। उसके बाद में आपको और एक क्या कहते हैं उसको, सन भी एक होता है जो बाहर एक ऐसा पौधा होता है, उसका हमारे तरफ बहुत होता है, उसकी रस्सियाँ वगैरह बनाने के लिए प्रयोग होता है। हमारे यहाँ उसको मराठी में बोरू कहते हैं। 40 लाख छोटे व सीमांत कृषकों को रोजगार मुहैया कराता है, क्योंकि जूट और मेस्टा की खेती करने वाले किसान भी इसी को रोजगार एक प्रकार से मिलता है। कई सारे लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। पटसन के उत्पाद पर्यावरण अनुकूल होने के कारण वर्तमान समय में इसके उत्पादों की मांग बढ़ी है। प्यारे बच्चों कि भला ही आज वर्तमान समय हमने प्लास्टिक की चीज़ों का भारी मात्रा में पैकिंग के लिए वगैरह प्रयोग करते हैं या अन्य चीज़ों के लिए, लेकिन अभी सारे विश्व को ये समझ में आ रहा है कि वो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, और इसके कारण विश्व ने ही ये बात अभी स्वीकृत कर ली है कि हमें सतत पोषणीय विकास के लिए हमें
पर्यावरण अनुकूल चीज़ों के प्रयोग पर बल देना चाहिए। और इसके कारण वर्तमान समय में जो बीच में पटसन उद्योगों का महत्व कम हुआ था, आज उसको एक महत्व बढ़ रहा है और भारत की सरकार इस दिशा में काफ़ी सारे प्रयास भी कर रही है। पटसन से बनी चीज़ें जैसे पैकिंग के लिए प्रयोग लाया जाता है। इसके अलावा बोरी, बैग, दरी, रस्सी, चटाई जैसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अभी तो हाल ही में बहुत सारे ऐसे शो की चीज़ें भी बनाई जाती है। पटसन के खरीदारों में प्रमुख है अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हम लोग पटसन निर्यात करते हैं। पटसन उद्योगों के सामने चुनौतियां और उसके उपाय देखेंगे। सबसे पहले देखिए चुनौतियां। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कृत्रिम वस्त्रों के अधिक उपयोग के कारण पटसन उत्पादों की मांग कम हुई, क्योंकि कृत्रिम उत्पादों के कारण उनकी कीमत कम, आकर्षक, मजबूत, इसके कारण लोग वो लेना लगे, जिसके कारण इसकी मांग कम हो गई। बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपाइंस, मिस्र और थाईलैंड में भी भारी मात्रा में पटसन उद्योग है। तो उन देशों के साथ भी भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। उपाय देखिए, सरकार ने पटसन को पैकिंग के लिए, देखिए सबसे पहला उपाय क्या किया सरकार ने, भारत सरकार ने पटसन को पैकिंग के लिए अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की नीति अपनाई। मतलब उन्होंने एक आदेश दे दिया कि कोई भी पैकिंग के लिए पटसन द्वारा जो चीज़ें बनती है उसका ही उपयोग करें, और इसके कारण घरेलू मांग बढ़ाने का उन्होंने नीति रखी। 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई। उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम, एक नीति अपनाई गई। क्या थी वो नीति देखिए। कभी कभी आपको ये भी प्रश्न आता है, राष्ट्रीय नीति 2005 की राष्ट्रीय पटसन नीति क्या है। राष्ट्रीय पटसन नीति का उद्देश्य था पटसन का उत्पादन बढ़ाना, उसके गुणवत्ता में सुधार करना, पटसन उत्पादकों को अच्छा मूल्य दिलाना और प्रति हेक्टर उत्पादन को बढ़ाना। ये इस नीति के तहत उद्देश्य रखे गए। अभी हम लोग देखेंगे चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी में उत्पादन में प्रथम स्थान है। इन उद्योगों को लगने वाला कच्चा माल भारी होता है, गन्ना बहुत भारी होता है, और ढुलाई में इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। सुक्रोज मतलब उसमें जो शक्कर की जो मात्रा होती है, शुगर की जो मात्रा होती है वो घट जाती है, क्योंकि धुलाई के समय वो सूख जाता है और गन्ना सूखेगा तो गन्ना शुगर का उत्पादन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। ये एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। 2010-11 में देश में 662 से अधिक चीनी मिली थी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। 60% मिलें अकेले उत्तर प्रदेश व बिहार में पाई जाती है। यह उद्योग मौसमी है, क्योंकि गन्ना जो है वर्षा पर एक खरीफ फसल है, और गन्ना निकलने के बाद में जब वो कारखाने में बेचा जाता है फिर वो खाली हो जाता है पूरा, और इसलिए इसको मौसमी कहा जाता है। अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है क्योंकि गन्ना किसान जो होते हैं वो आपस में मिलकर स्वयं एक कारखाना स्थापित करते हैं और वो स्वयं चलाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में भारी मात्रा में चलाए जाते हैं, और इसीलिए इसमें उनको अधिक लाभ भी होता है। पिछले कुछ वर्षों से चीनी मिलें महाराष्ट्र से क्यों बढ़ रही है, इसका कारण देखिए, 3 प्रमुख कारण है। महाराष्ट्र के गन्ने में अन्य राज्यों की तुलना में सुक्रोज की मात्रा अधिक है, मतलब जो शुगर की मात्रा है वो अधिक है। यहाँ अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु गन्ने के लिए गुणकारी है, और सहकारी समितियों के साथ महाराष्ट्र में जितने भी चीनी सहकारी मिल है वो कोऑपरेटिव सेक्टर द्वारा स्थापित किए गए, मतलब गन्ने के उत्पादक किसानों द्वारा स्थापित किए गए हैं, और इसके कारण ये सफल भी हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये भी काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं ड्यू टू पुरानी टेक्नोलॉजी। चीनी उद्योगों की चुनौतियां देखिए। इस उद्योगों का अल्पकालीन होना, मतलब केवल जब गन्ना निकलता है, और गन्ना अगर कम निकल गया तो कारखाने क्या 2-4 महीने 4 महीने चलेंगे, बाकी बंद रखना पड़ता है, इसलिए उद्योग अल्पकालीन है। पुरानी व अक्षम तकनीक का इस्तेमाल, अभी भी कारखानों में पुरानी और असक्षम तकनीक जो है, पुरानी तकनीक से ही हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन की मात्रा उतनी नहीं आ रही है। परिवहन असक्षमता के गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि गन्ना जो है किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में परिवहन के साधन उपलब्ध न होने के कारण समय पर कारखाने में गन्ना नहीं पहुंचता है, सूख जाता है और उत्पादन पे प्रभाव होता है। खोई का अधिकतम इस्तेमाल न करना, खोई मतलब जो गन्ना जो है पूरी तरह से बारीक करने के बाद में, जूस निकलने के बाद में उसका अंतिम क्षण तक पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, जो फेंका जाता है उसमें कई सारा जूस बाकी भी रह सकता है, ये एक समस्या है।
तो इस पर आधारित ये प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यही रुकते हैं, फिर कल से हम लोग देखेंगे खनिज आधारित उद्योग। तब तक के लिए धन्यवाद।